हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही खूबसूरत पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। In the poem A Slumber Did My Spirit Seal, William Wordsworth talks about his loved one, Lucy. एक्चुअली उनकी एक बहुत ही प्यारी और रिलेटिव थी, क्लोजली रिलेटेड उनसे थी। उनका नाम था लूसी और उनका निधन हो जाता है और उसी की याद में उन्होंने ये एक इस पोम को लिखा है। शी इज डेड नाउ, लेट अस रीड हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे उस फीलिंग को वो डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिल फर्स्ट स्टैंजा में आप देखेंगे स्लम्बर का मीनिंग को समझते हैं। स्लम्बर का बेसिकली मीनिंग तो होता है स्लीप, डीप स्लीप, गहरी नींद में। यहाँ पर ऑथर शायद यहाँ पर गहरी नींद का कहने का मतलब डेथ भी हो सकता है उनका। और स्पिरिट का मतलब सोल, हमारा अंदर का आत्मा। और सील का मतलब क्लोज कर देना, कोई चीज सील कर देते हैं ना, बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसको सील कहा गया है। और फिर आप देखेंगे फोर्थ लाइन में अर्थली ईयर्स का यूज हुआ है। अर्थली ईयर्स का मतलब यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम एंड एज को बोला गया है, जो इस धरती पे सबको झेलना पड़ता है। तो अब चलिए हम लोग इस स्टैंजा का मीनिंग को समझते हैं। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. Here William Wordsworth describes a deep sleep that has sealed his spirit. वो कहते हैं एक डीप स्लीप ने, शायद किसी की मौत ने मेरे हार्ट को सील कर दिया है, मेरे सोल को सील कर दिया है, मेरी आत्मा को सील कर दिया है, मीन्स क्लोज कर दिया है। मतलब आई एम इन अ स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, मतलब मैं स्तब्ध हूं, लगता है मैं होश में नहीं हूं, मुझे क्या हो गया है। He says that he is not afraid of anything that is typically feared by humans. वो कहते हैं अब मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता, खासकर उन चीजों से जिससे ह्यूमन बीइंग डरते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है जिससे ह्यूमन बीइंग डरते हैं? डेथ हो सकता है और द पैसेज ऑफ टाइम, और कहीं ये समय बहुत तेजी से ना गुजर जाए, हम छोटे से तुरंत बड़े ना हो जाए, बड़े से तुरंत बूढ़े ना हो जाए। इंसान तो इन्हीं दो चीजों से डरता है, एजिंग से और डेथ से। तो कहते हैं मुझे अब मुझे ह्यूमन जिन चीज़ों से डरते हैं, मुझे अब उनसे डर नहीं लगता। आई हैव नो ह्यूमन फियर्स। वो कहते हैं शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अगला पॉइंट, मिस वो कहते हैं कि हिज बिलव्ड वन लूसी इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ इन द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब कह रहे हैं कि अब जो है, मेरी जो लूसी है जो अब दुनिया में नहीं रही, उसे अब इस दुनिया का स्ट्रगल्स को, इस फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया का स्ट्रगल्स को झेलना नहीं पड़ेगा। उसमें जो लिमिटेशंस है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, उन लिमिटेशन से वो काफ़ी अब दूर है। वो कहना चाहते हैं कि शी इज़ नाउ इन अ स्टेट ऑफ बियॉन्ड द पैसेज ऑफ टाइम एंड एज। मतलब समय और एज के बंधनों से वो काफ़ी आगे निकल चुकी है वो। एंड देयरफॉर नो लॉन्गर फील्स द इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए अब उनको इन चीज़ों का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता, इन चीज़ों का मतलब टाइम का, पैसेज का, एजिंग का उस पर कोई असर अब नहीं है। सी इज नो मोर। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, नीदर शी हियर्स नॉर सीज, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. rolled का मतलब मूव करना, डायरनल तो एक ज्योग्राफी से लिया गया टर्म है जिसका अर्थ डायरनल कोर्स होता है, मतलब अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। बेसिकली इन इन सब को यूज करने का ऑथर का मकसद क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट हर लव्ड वन लूसी इज हैज नीदर एनी मोशन नॉर फोर्स। मीनिंग का मतलब, इसका क्या मतलब है, दैट शी इज नाउ इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस एंड इनएनिमेट एग्जिस्टेंस। इनएनिमेट का मतलब लाइफलेस, अब वो लाइफलेस एग्जिस्टेंस में है। शी इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ फिजिकल मूवमेंट और एक्सर्टिंग एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब उस उनके अंदर, उस लूसी के अंदर अब इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फिजिकल मूवमेंट दिखा सके। ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड पर अब उसका कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी उसका प्रभाव नहीं है, ना ही कोई प्रभाव वो डाल सकती है।
Besides, इसके अलावा ऑथर कहना चाह रहे हैं, शी कैन नीदर सी और हियर एज शी इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द सेंसरी वर्ल्ड। अब वो सेंसरी वर्ल्ड को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकती, मतलब देख भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकती किसी भी एक्सटर्नल फेनोमेना को। मतलब कोई भी बाहर एक्सटर्नल फेनोमेना, मतलब बाहरी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती उस पर, बिकॉज शी इज डेड नाउ। द लास्ट टू लाइन सजेस्ट दैट हिज लव्ड वन इज नाउ अ पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब आप देखेंगे, यहां पे आपको ले चलता हूं लास्ट टू लाइन्स में। rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो ये दो लास्ट लाइन है, ये कहता है कि नाउ शी इज नॉट द पार्ट ऑफ अस, वो हम लोगों की अब पार्ट नहीं है। नाउ शी हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग मिट्टी मिट्टी में जन्म लेते हैं और उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ऑथर समथिंग ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं कि नाउ शी इज द सब्जेक्ट टू द सेम प्रोसेसेस एंड साइकिल्स एज द रेस्ट ऑफ नेचर। मतलब पूरी प्रकृति में, नेचर में जो नेचुरल साइकिल होता है कि लोग को जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर यहीं पे मिल जाना है, अब वो हमारी लूसी भी उसी नेचुरल प्रोसेस का पार्ट बन चुकी है। शी इज नो लॉन्गर अ सेपरेट एंटिटी। अब वो कोई अलग से कोई एंटिटी, कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया की, बट रैदर अ पार्ट ऑफ द लार्जर साइकिल ऑफ लाइफ। ये जो हमारा साइकिल ऑफ लाइफ है लार्जर, उसकी बस एक पार्ट बन चुकी है। लाइफ एंड डेथ का जो हमारा साइकिल है उसकी अब बस एक पार्ट बन चुकी है। डेट हाईलाइट्स द लॉ ऑफ नेचर, और ये दिखाता है कि लॉ ऑफ नेचर से कोई बच नहीं सकता, और शायद इसीलिए लूसी भी उनको छोड़कर इस लॉ ऑफ नेचर का पार्ट बन चुकी है। इसमें बहुत ही कम फिगर ऑफ स्पीच हुआ यूज किया गया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जल्दी से 1 मिनट में। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। जैसे सी सीम्ड अ थिंग, यहाँ पे शी यानी लूसी का कंपैरिजन उन्होंने एक थिंग से किया है, सो दिस इज कॉल्ड मेटाफर। द स्पीकर कंपेयर्स द डेड पर्सन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट का उनसे कंपेयर किया है, सो दिस इज मेटाफर। Alliteration, repetition of consonant sound usually at the start of the 2 words और 3 words, उसको हम लोग बोलते हैं alliteration। आप देखेंगे a slumber did my spirit still में s s s साउंड रिपीट हुआ है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो ये टर्म alliteration है। अब चलते हैं consonants पे। The use of consonant sound normally in the middle or the end, तो उसको हम लोग consonants बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे with rocks and stones and trees में s s s साउंड रिपीट हुआ है, ये लास्ट में हुआ है। और एलिट्रेशन में आप देखेंगे बिगनिंग में हुआ था, तो बिगनिंग में रिपीटिशन होता है तो एलिट्रेशन होता है, और मिडल और लास्ट में होगा तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा। अब एजोनेंस चलते हैं। रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन, जब वाउल साउंड का रिपीटिशन सेम लाइन में होता है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल में आप देखेंगे मैंने डिड में आई को और स्पिरिट में आई को हाईलाइट किया है, यानी कि वाउल साउंड आई और आई यहां पर रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस कहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपका, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्टिल सेज द पोएट दैट इज अ डीप स्लीप क्लोज्ड ऑफ हिज सोल और माइंड। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ? डज ही फील बिटर ग्रीफ और डज ही फील अ ग्रेट पीस? अब ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, द पोएट्स रिएक्शन टू हिज लव्ड वंस डेथ इज अ सेंस ऑफ पीस रेदर देन बिटर ग्रीफ। कहते हैं यहाँ पर कि पोएट का जो रिएक्शन है ना वो पीस वाला है, ना कि बिटर ग्रीफ वाला है, बिटर ग्रीफ नहीं है। ही डिस्क्राइब्स हाउ हिज स्पिरिट सील इज इन अ डीप स्लम्बर। वो कहते हैं कि उनका जो स्पिरिट है वो डीप स्लम्बर में चला गया है, मतलब वो स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस में चले गए हैं। वी सजेस्ट अ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। और जब कोई इंसान बदहोश बेहवास और बेहोश हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है, सो हम इसको बिटर ग्रीफ नहीं पीस कह सकते हैं। He also mentions that he had no human fears, which further suggests a calm acceptance of the loved one's passing। वो कहते हैं अब ह्यूमन फियर का भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि शी इज नो मोर, और उनका डेथ जो है जैसे नेचर में जिसको जन्म लेता है जो उसको जाना होता है, और तो ठीक उसी तरह उसके साथ वैसा भी हुआ है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये भी एक पीसफुलनेस को दिखाता है। सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन में कहा गया द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर सेज द पोएट, विच लाइन ऑफ द पोएम सेज दिस?
कौन-सा लाइन से बताता है कि उसमें ऐसा कहा गया है? तो आप बता सकते हैं कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील यट टच ऑफ अर्ली ईयर्स। ये लाइन बताता है कि अब उसे अ, उ उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और थर्ड क्वेश्चन आपका है कि हाउ डज़ द पोएट इमेजिन्स हर टू बी आफ्टर डेथ? डज़ ही थिंक ऑफ हर एज़ अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट और हेवन, और डज़ ही सी हर नाउ अ पार्ट ऑफ नेचर? इन व्हिच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड आंसर? ये क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं द पोएट इमेजिन्स द लव्ड वन एज़ अ पार्ट ऑफ नेचर नाउ rather than living in a happy state or heaven. He describes how she is rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. This implies that the loved one is now a part of the natural world and has become one with the element of the earth. उम्मीद है दोस्तों आपके एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस अच्छे लगे होंगे। आपको मेरी चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका पीडीएफ फॉर्मेट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है लिंक, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं।